ए सेक्शन में किसको डाउट है? निकाल लो भाई, सबके सब निकाल लो एक्सरसाइज। अब जिसने नहीं कर रखी वो भी देख ही लेना, दोबारा थोड़ा ना बताऊंगा यार, एक बार में देख लेना। ठीक है। हाँ भाई, सेक्शन ए में कोई डाउट है? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, कोई डाउट है उसमें? A1 A2 A3 A4 A5। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो वर्क डन बाय वैल्यूअल फोर्स सेक्शन बी, सेक्शन बी में आ जाओ। B1 B2 B3 B4, कोई डाउट? B1 B2 B3 B4, कोई डाउट है? या म्यूट थोड़ा ना होगा, तुम लोग म्यूट हो गया? नहीं सर। ठीक है, जिसका होगा डाउट बोल देना बस। सी सेक्शन में आ जाओ। वर्क एनर्जी थ्योरम पर जो है C1 C2 C3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10, किसी में कोई डाउट है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। C10 के बाद C11 C12 C11 a block of radius of mass इतना is moving in at a speed at the highest point of a closed circular tube. The radius of is इतना kept fixed in the vertical plane. The cross section was such that the block just the block makes several oscillations inside, then finally stops. Closed circular tube kept fixed in a vertical plane. देखो होगा क्या, ये है C11, देख लो C11 में ये है कहानी, ये है, इसके अंदर कुछ ऐसे करके दे रखा है, ये आपकी सर्कुलर ट्यूब दे रखी है, ठीक है ना। यहाँ पर एक डब्बा है, यहाँ से मूव करता है, बहुत सारे ऑक्सीलेशन करता है करता है करता है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है इसको, ये बहुत सारे ऑक्सीलेशन करता है। यहाँ पर ये एट द हाईएस्ट पॉइंट, इसका मास दे रखा है आपको 0.2 kg, 200 ग्राम में। इसकी स्पीड दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट पर। रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है 1 मीटर, 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। कह रहा क्रॉस सेक्शन जस्ट फिट, कह रहा है सेवरल ऑक्सीलेशन, फाइनली स्टॉप कर रहा है लोवेस्ट पॉइंट पर। फाइंड द वर्क डन बाय द ट्यूब ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो कौन कौन काम करेगा इस पर? यहाँ से ये बहुत सारे ऑक्सीलेशन कर करके ऐसे गया होगा, फिर ऐसे आया होगा, फिर ऐसे आया होगा, फिर ऐसे आया होगा, यहाँ पर तो रुक क्यों रहा है? हो क्या रहा होगा देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता तो चलते जाता, यहाँ से छोड़ोगे घूमते जाएगा घूमते जाएगा, क्योंकि एनर्जी लूज करवाने वाला कोई फोर्स है नहीं। जो इसकी एनर्जी है वो अभी यहाँ पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक है, नीचे आएगा पूरी काइनेटिक में हो जाएगी, फिर जाएगा, तो मतलब कहीं लॉस हो ही नहीं रहा है। नॉर्मल कोई काम नहीं करेगा, किसी भी इंस्टेंट पर नॉर्मल कोई काम नहीं करेगा, जस्ट फिट हो रहा है मान लो, या अंदर को लगेगा या बाहर को लगेगा, लेकिन नॉर्मल लगेगा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल काम कर नहीं रहा, ग्रेविटी काम कर रही है बस। लेकिन अब फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के चक्कर में क्या होगा, ये आएगा यहाँ पर अगली बार पहुंचा होगा अगर मान लो, तो चार्ज से कम से पहुंचा होगा, चार्ज से नहीं पहुंचा होगा, एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, है ना। तो चार्ज से कम से पहुंचा होगा, अगली बार और कम से पहुंचा होगा, अगली बार शायद पहुंचे ना, यहाँ तक जाए फिर वापस आए, फिर ऐसे 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 ये हो गया। तो इस पर दो, जो ब्लॉक पर दो चीजें काम कर रही है, एक तो ग्रेविटी कर रही है, एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ से है, फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? फ्रिक्शन का जो भी काम धाम है वो सारा का सारा ट्यूब, ट्यूब के चक्कर में फ्रिक्शन है, ट्यूब की वॉल और ब्लॉक के बीच में। तो वही आपका वर्क डन बाय ट्यूब, वर्क डन बाय ट्यूब और वर्क डन बाय फ्रिक्शन बात एक ही है, वो ट्यूब ही काम कर रही है आपकी। तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू डेल्टा के। वर्क डन बाय ग्रेविटी तो देखो पूरे इसमें ग्रेविटी ने इतने कितने भी ऑक्सीलेशन कर ले, ओवरऑल फाइनल ये पोजीशन है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो एम जी इंटू 2r हो जाएगा। वर्क डन बाय ट्यूब पता नहीं है, डेल्टा के आपका फाइनल माइनस इनिशियल हाफ एम, 4 का स्क्वायर, ये सिनेरियो हो जाएगा।
ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ से, फाइनल माइनस इनिशियल, ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ एम, एम कितना है आपका 0.2 इंटू 16 माइनस, ये भी उधर जाएगा -2m.2, जी की वैल्यू 10, रेडियस की वैल्यू है 0.1। सॉल्व कर लो इसको, 0.1 1.6 माइनस का 1.6 माइनस 2 दूनी 4.4, तो माइनस का 2 जूल आ जाएगा, नेगेटिव वर्क डन करेगा 2 जूल का। ठीक है, अरे आगे बात समझ में, यस सर। C10 भी बताना है। C10 में क्या कह रहा है, देखो इसको लिखना है, लिख लो, फिर C10 करते हैं। C10 में क्या कह रहा है, रिजिड बॉडी ऑफ मास 0.3 kg इज टेकन स्लोली अप द इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ इतना एंड हाइट इतना, assume parallel to the inclined plane and then allowed to slide down to the bottom again. The coefficient of friction between ये work done by the gravitational force over the round trip. Gravitation force का तो round trip में 0 हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स है, स्टार्टिंग पॉइंट वहां गया फिर वापस यहाँ आ गया, वो तो 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय द ग्रेविटी ओवर द राउंड ट्रिप 0 हो गया। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ओवर द अपवर्ड जर्नी, जब अपवर्ड जर्नी की बात करोगे स्लोली लेके जा रहा है उसको, करवाए थे ऐसा क्वेश्चन, मैं करवाया था आपको अगर याद होगा तो, अगर बहुत स्लोली लेके जा रहा है फ्रिक्शन भी है क्या, तो ये फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg का साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा, इतना आप जानते हो। तो 3 फोर्सेस काम करेंगे, क्या कौन कौन से, वर्क डन बाय एफ, एज्यूमिंग फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइन है, पैरेलल टू इंक्लाइन होगा तभी नॉर्मल mg cos थीटा बनेगा, नॉर्मल तभी mg cos थीटा बनेगा, और फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा तभी लगेगा। तो यहां से ऊपर ले जाने में जो भी l हाइट दे रखी है, ठीक है, तो ग्रेविटी का काम कितना हो गया, माइनस का mg sin थीटा इंटू एल, फ्रिक्शन का काम कितना हो गया, माइनस का म्यू mg cos थीटा इंटू एल, स्लोली लेके जा रहा है यानी डेल्टा के की वैल्यू 0 हो जाएगी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा। कर लोगे ना इसको, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग 10 है, एल की वैल्यू 10 है, तो बी पार्ट तो ये हो जाएगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप, ऊपर जाने में भी नेगेटिव करेगा इतने का, नीचे आने में भी नेगेटिव करेगा इतने का। देखो ऊपर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन नीचे को लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट एल है, नेगेटिव का वर्क डन, जब नीचे आ रहा होगा फ्रिक्शन ऊपर को लगेगा और डिस्प्लेसमेंट एल है, फ्रिक्शन पूरा ही लगेगा म्यू mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा इंटू एल, नेगेटिव का इंटू 2 कर लेना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप, देखो भाई शुरू में तो स्लोली लेके गया ना, स्लोली लेके गया, यहाँ से रिलीज करोगे, यहाँ से रिलीज करोगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको, चाहे यहाँ से रिलीज करके यहाँ तक पहुंचने के लिए आप चाहे तो न्यूटन लॉ से चले जाओ, चाहे वर्क एनर्जी से चले जाओ, जैसी आपकी मर्जी है। यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से रिलीज कर लिया है तो ग्रेविटी का काम हो जाएगा mg sin थीटा इंटू एल, फ्रिक्शन का होगा माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू एल इज इक्वल टू डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल, इनिशियल हो जाएगी 0, तो ऊपर से रिलीज करोगे नीचे आने के लिए ये इक्वेशन लग जाएगी, फोर्थ पार्ट में ही लग जाएगा। समझ में आई बात, पूरा सॉल्व भी करवाओगे वैल्यू पुट करा के, कौन से पार्ट में दिक्कत आ रही थी इसमें, अरे बोल दो यार बोल दो, मैसेज टाइप करने में समय लगता है। फॉर्मूला, तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, यार ये स्लो वाला बता रखा है ना, ऐसा हमने किया तो था क्वेश्चन, अगर स्लोली लेके जा रहा है ऊपर को तो ये प्लस बाकी इज इक्वल टू डेल्टा के करो, डेल्टा के 0 हो जाता है जब भी स्लो प्रोसेस होता है, तो इन दोनों का पता है ग्रेविटी का और इसका, तो ये हो जाएगा आपका। बाकी सी पार्ट में क्या है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा राउंड ट्रिप में, ठीक है ना, राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं आएगा, फ्रिक्शन का दोनों बार नेगेटिव रहेगा, तो म्यू mg cos थीटा इंटू एल बनेगा इंटू 2, वो भी नेगेटिव का। अरे समझ में आ गया, अभी समझ में आया, चलो भाई सी सेक्शन से आगे बढ़े, सी सेक्शन में कोई दिक्कत है,
फिर आ जाओ डी नहीं सेक्शन में, आ पोटेंशियल। को डाउट है या डाउट भी नहीं होगा? सर। हाँ, उसको टाइप कर लेना। ठीक है, चलो डी सेक्शन में बताओ। डी सेक्शन में D1 D2 D3 D4 सर D3। D3। D3 में क्या कह रहा है? द पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज given that the dissipated of its potential energy with respect to the point B against air resistance। अच्छा, हो क्या रहा होगा? मिटा दो उसको। ठीक है ना, खींचना है, स्क्रीनशॉट खींच लो। 1 2 3 4, चलो। अबे न्यू ईयर में तुम्हारी पहली क्लास हो रही क्या? हो गई है, हो गई है क्लास। D3 देख लो। D3 में क्या कर रहा है? यहां से ऐसे छोड़ रहा है, इसको यहां तक पहुंचाना है। यहाँ पे स्पीड जानना चाह रहा है, यहाँ पर तो 0 थी स्पीड, यहाँ की स्पीड जानना चाह रहा है कितनी होगी। अब आप इसको कौन से सेगमेंट के अंदर दे रखा है? पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन, कुछ भी लगा लो यार। एक बात बताओ, पूरे रास्ते में क्या क्या फोर्स लगेंगे? रास्ते में अगर आप देखोगे भी, ठीक है, एक mg लगता है, एक टेंशन लगेगा और एक एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। तो 3 फोर्सेस काम कर रहे होंगे, वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, AR लिख लेते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा के। सारे क्वेश्चन वर्क एनर्जी से हो ही जाते हैं। टेंशन का वर्क डन 0 रहेगा, ये आप जानते हो भली भांति। हर इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो 0 रहेगा। ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो जाएगा? mg इंटू एल। यहां से यहां जाने में वर्टिकल में L जितना दे रखा है उसका mg इंटू एल। एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन कितना बोल रहा है? एयर रेजिस्टेंस कह रहा है 10% ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी गिवन दैट इट डिसिपेटेड 10% ऑफ इट्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्रिक्शन के कारण 10% का लॉस हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ के रिस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgl। बॉटम मोस्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो, लैंग्वेज पढ़ो उसकी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgl। उसका 10% का लॉस हो गया है। तो यानी एयर रेजिस्टेंस ने काम कितने का किया होगा? 0.1 mgl का। आई बात समझ में? उसने 0.1 mgl का काम किया होगा एयर रेजिस्टेंस से, और वो भी नेगेटिव का, इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के कितना हो जाएगा? हाफ mv² माइनस 0। D3 जिसका डाउट था, ये समझ में आया? उसने बोल हाँ रखा सर। है। ठीक है, तो यहाँ से 0.9 mgl इज इक्वल टू हाफ mv², ये सिनेरियो हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी है? 1.8 gl का रूट। अब इसको क्या है, g को 10 लेना है, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 6 बन जाएगा आपका आंसर। D2 third, D2 calculate the velocity of a simple pendulum at its mean position which is able to rise to a vertical height। अरे भाई D2 में क्या है, हैं? उसने कुछ नहीं दे रखा है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मीन पोजीशन क्या होती है? मीन पोजीशन वो होती है जहां पर वो स्टेबल रह सकता है। अगर मैं पेंडुलम के लिए बोलूं तो पेंडुलम ये वाली उसकी मीन पोजीशन होती है। ठीक है ना? तो कह रहा है यहाँ पे स्पीड बताओ। अगर वो राइज कर पा रहा है, मान लो ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा था, तो कह रहा है ये इतना राइज कर पा रहा है मैक्सिमम। इधर भी कहीं को भी देख लो, एक हाफ में ही देख लो, ज्यादा से ज्यादा कितना? D2 10 सेंटीमीटर राइज कर पा रहा है। ठीक है, हो जाएगा। अब तो खाली वर्क एनर्जी लगानी है, ग्रेविटी काम करेगी इज इक्वल टू डेल्टा के। खाली ग्रेविटी काम कर रही है तो यहाँ से फ्री फॉल कर रखा है, यहाँ पे स्पीड √2gh आ जानी चाहिए। इतना तो आप पढ़ चुके हो थर्ड इक्वेशन से, है ना? √2gh। यूनिट सही से लगाना, इसमें सेंटीमीटर वगैरह में दे रखा है। ठीक है,
उसके बाद बताओ भाई, डी सेक्शन में D5 तक कोई दिक्कत है? D5 तक कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। ई सेक्शन में आ जाओ, पावर। पावर में E1 E2 E3 E4 E5, कोई डाउट ई सेक्शन में पावर वाले में? अरे ई सेक्शन में किसी को डाउट है? E1 E2? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। तो चलो आ जाओ एफ सेक्शन में आ जाओ। ऐसा नहीं है किसी का पीछा छूट जाएगा, किसी लग रहा है कि पीछे कोई डाउट है तो भेज देना, और कोशिश करना। मैंने देख लिया हूँ डाउट को, तो चैट में D2 दे रखा है आप लोगों ने। C10 हाँ ठीक है, क्लोज हो गया भाई, हाँ ठीक हो गया। हाँ भाई एफ सेक्शन में आ जाओ। F1 F5 से पहले कोई डाउट है? F5 से पहले F2 का थर्ड। F2 का थर्ड वाला, और F2 से पहले कोई? F1 तो किसी को डाउट नहीं है, F1 हो जाएगा। F1 किसका डाउट है क्या? ठीक है, F2 का थर्ड, F2 का थर्ड देख लो। देखो यार, ये वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, जो आपके एफ सेक्शन में है मोस्टली, वो थोड़ी सी डिफरेंशिएशन वगैरह में थोड़ी और अच्छी कमांड आ जाए, और 12th में आ जाती है, बहुत अच्छी आ जाती है, तो उसके हिसाब से तो बहुत ही घटिया क्वेश्चन हो जाते हैं। ऑल्दो बन जाना चाहिए था अगर आपने डिफरेंशिएशन में ध्यान दिया होता। तो इसका कौन सा वाला? सी पार्ट ना? हाँ थर्ड। हाँ थर्ड पार्ट। तो u इज इक्वल टू u0 साइन बीटा y दे रखा है, बीटा कांस्टेंट होगा, वन डायमेंशन। तो फोर्स कितना हो जाएगा? माइनस डी यू अपॉन डी वाई, बस y के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है आपका। ठीक है, क्या बोल रखा है? अच्छा ठीक है, डी यू अपॉन डी वाई, तो यहां से कितना हो जाएगा? u0। अच्छा, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? कॉस बीटा वाई। फिर अंदर वाले का भी तो डिफरेंशिएट करोगे, इसको भी तो डिफरेंशिएट करोगे, तो बीटा बाहर निकल के आएगा ना। मैंने आपको क्या बताया था? देखो u0 तो फिक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स, कोई भी कांस्टेंट होता है ऐसे करके, तो साइन का पहले क्या करते हो? कॉस ए एक्स। अब क्या अंदर वाला x था? अंदर वाला x नहीं था, तो उसको पूरे को डिफरेंशिएशन में लगा दो ax। ये cos ax तो सही है, ठीक है, इसमें से a बाहर आ जाएगा, dx अपॉन dx 1 बन जाएगा। तो वही कहानी है इसकी, और माइनस लगाना मत भूलना, ठीक है ना? सिंपल है वो। डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा देख लेना अपना, वो डिफरेंशिएशन का ही उसमें एक ही लाइन का तो है। ऐसे करा रखे हैं डिफरेंशिएशन में। हाँ भाई F5 से पहले और कोई है? F5 से पहले चलो ठीक है, F5 पे करते हैं फिर। F4। F4 भी है? F4 का कौन सा पार्ट? सारे ही नहीं है क्या? F5 सर, F5। कौन सा? F5 वो F4 गलती से। हाँ हाँ F5 ना। तो देखो F5 में क्या हो जाएगा? द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर्कुलर मोशन पे आ गए, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, फिर एसएचएम आता है आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या बताता हूँ आपको। स्प्रिंग के साथ डब्बा अटैच है, यहीं पर टेबल में रखा हुआ है, स्प्रिंग अटैच, स्प्रिंग यहाँ पर लगी हुई है, स्प्रिंग के साथ ये डब्बा अटैच है। स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ दो, ऐसे से मूवमेंट करेगा डब्बा, धीरे धीरे रुक जाता है, वो अलग बात है। नीचे का सरफेस स्मूथ होगा तो कहीं एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। शुरू में प्रेस किया है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई स्प्रिंग में, तो डब्बे पर पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है, वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी,
फिर बाद में वो खींचेगा आगे को, तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो झूलते रहेगी एनर्जी। फ्रिक्शन नहीं होगा तो लॉसेस नहीं आएंगे। तो ये होता है। तो कह रहा है U इज इक्वल टू इतना दे रखा है, U वर्सेस X ग्राफ दे रखा है, शो दैट द पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल मूविंग इन द टर्न्स बैक व्हेन रीचेस। अगर इसकी टोटल एनर्जी 1 जूल है तो ये बताना है कि वो ±2 मीटर से आगे नहीं जाएगा, उसको घूमना पड़ेगा, मजबूरी है। तो टोटल एनर्जी उसकी 1 जूल दे रखी है। 1 जूल आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना। ये है एग्जीक्यूटिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ये दे रखा है। तो ये कह रहा है, हाँ तो देखो क्या होगा, कहां से टर्न बैक करेगा, जब भी पार्टिकल कहीं से टर्न बैक करता है तो वहां पर रुकना तो पड़ेगा उसको, ठीक है ना। जहां पर भी ये वाला कितना है, देखो 1 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर से भी टर्न करेगा वहां पर रुकना तो पड़ेगा उसको, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एफ आप पोटेंशियल की हाफ के एक्स स्क्वायर दे रखा है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, पहले तो यहीं से देख लो, यहीं से काम बन जाएगा आपका, ठीक है ना। 1 इज इक्वल टू हाफ के की वैल्यू दे रखी है 0.5 एक्स स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से, एक्स कितना आ गया, रूट लोगे तो ±2 आ गया। दूसरी चीज ऐसे देखो ना, एक्स शुरू में 0 था, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर चल रही है, एक्स प्लस में पुट करो माइनस में पुट करो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही आ रही है इस केस में। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 हो सकती है ओरिजिन पे, एक्स को 0 पुट करोगे मिनिमम मिलेगी, 1 पुट करो या -1 पुट करो सेम आएगी। तो सिमेट्री है ओरिजिन के अबाउट। तो ओरिजिन से बाहर जाते होगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी। अब दोनों का सम फिक्स है, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा आपका। ये कम हो के 0 से कम तो नहीं हो सकता, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव थोड़ा ना हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ना कभी नेगेटिव हो जाएगी। क्योंकि इस केस में क्या हो गया है, जब x की वैल्यू 2 पुट करूंगा मैं यहाँ पर, देखो x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, ये अपने आप में 1 बन गया है, ये 1 बन गया है। अगर मैं 2 से ज्यादा पुट करता हूँ तो ये 1 से ज्यादा बन जाएगा, 1 से ज्यादा बन जाएगा, लेट से 1.5 बन गया। जब 1.5 बन गया तो इसको माइनस का 0.5 होना चाहिए, तो माइनस काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। और वैसे सिंपल भाषा में बोला जाए तो टर्न बैक करने के लिए उसको रुकना तो पड़ेगा, जहां से टर्न बैक कर रहा है वहां पर की कंडीशन होनी चाहिए आपका काइनेटिक एनर्जी को 0 करना, स्पीड को 0 कर लेना। क्लियर है बात है। मेंस में आ रखा है ऐसा क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन मेंस में है, 2 जूल दे रखा है उसमें, शायद 19 में है या 20 में ही आ रखा है। हाँ भाई पार्ट 2 में आ जाओ, पार्ट 2 में ए सेक्शन, ये समझ में आ गया जिसका था डाउट, चलो क्लियर है। यस सर। हाँ सर। ठीक है पार्ट 2 में आ जाओ, पार्ट 2 के ए सेक्शन में। अरे एक्सरसाइज 1 कर ली कि नहीं कर ली, मेरे ख्याल से करने वालों ने कर ली होगी, काफी समय हो गया अब तो। ए सेक्शन में बताओ, A1 से लेके A9 तक कोई डाउट है। चलो एज्यूम कर रहा हूँ कोई डाउट नहीं है। बी सेक्शन में आ जाओ, बी सेक्शन में कोई डाउट है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स B1 से लेके B3 में। यार यहाँ तो स्मार्ट हो गए बहुत ज्यादा, ज्यादा समझ में आने लगी चीजें, यहाँ किया ही नहीं है कुछ। हाँ भाई सी सेक्शन आ जाओ, वर्क एनर्जी में सी सेक्शन में। सर C10। C10, C10 तेजस है, अच्छा हर्षल का भी है, और किसका भी है C10। चलो देखो C10 में क्या कह रहा है, आ जाओ भाई C10 क्या कह रहा है, टॉय कार ऑफ मास 5 kg, क्या लिख रखा आपने, F5 किस में था, अच्छा ये पुराने वाले में होगा आपका, ठीक है। C10 देखो, C10 को देखते हैं। C10 में कह रहा है टॉय कार ऑफ मास 5 kg स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अप अ रैंप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स प्लॉटेड अगेंस्ट x, maximum height reached।
अंडर द फोर्स ये है, F इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, F तो आपने जैसे भी अप्लाई कर रखा है। X की वैल्यू कहां से कहां तक चल रहा है फोर्स? क्या करवाना सारा समझ में आए? देखो एक साइड डायग्राम दे रखा है F वर्सेस X का। F ये कोई फोर्स है जो लग रहा है, कहां तक लग रहा है? X की वैल्यू देखो 11 तक लग रहा होगा, 11 तक लग रहा है, यहाँ पर 100 से चल रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो आपको ट्रैक दे रखा है, ट्रैक में ऐसा है कुछ। अब जरा ध्यान दो, 11 तक x की वैल्यू 11, x की वैल्यू 0, यहाँ पर रेस्ट से चालू किया होगा, यहाँ तक स्पीड आ गई होगी, यहाँ तक स्पीड आ गई होगी, और ये वाला फोर्स खींच खींच के यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये वाले फोर्स ने काम कर रखा है। नॉर्मल लग रहा है, mg लग रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। फिर यहाँ तक स्पीड आ गई, इसके बाद सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है इसमें। करने को तो मतलब फोर्स दो लग रहे हैं, लेकिन काम एक ही कर रहा होगा। फ्रिक्शन के बारे में कुछ दे नहीं रखा है, तो हम एज्यूम करके चलेंगे फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक के लिए यहाँ पर स्पीड कितनी आ जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा सकते हो, सीधे सीधे यहाँ और यहाँ की पोजीशन में लगा सकते हो। पूरे रास्ते में वर्क करेगा, ये है नॉर्मल है, ग्रेविटी है, डेल्टा के। नॉर्मल का तो 0 हो जाएगा किसी भी इंस्टेंट पर पूरे रास्ते में। एफ का वर्क डन कहाँ से कहाँ तक हुआ? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। देखो वेरिएबल फोर्स है, फोर्स एक्स के साथ वेरी कर रहा है। हमारा क्या होता है? एफ डी एक्स होता है, किसी भी वर्क डन बाई ए। इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर कर्व होता है कि नहीं होता? तो कितना बन जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, 50, कितना हो गया? 550। सही है ना? हाँ यस सर। ठीक, ठीक है। तो 550 इसने काम किया, पॉजिटिव वर्क डन कर रखा है। ठीक है, इधर कोई लग रहा है, तो इसका तो हो गया इतना। इतने में ग्रेविटी ने कोई काम नहीं किया होगा, लेकिन हम तो यहाँ से यहाँ लगा रहे हैं, तो पूरा ट्रैक में देखना पड़ेगा कौन कौन काम किया है। ये काम किया इतने पार्ट में, इसके बाद यहाँ से यहाँ ग्रेविटी ने काम किया होगा। नॉर्मल का 0 हो गया, ग्रेविटी ने काम किया होगा -mgh। अगर ये जा रहा है, इससे थोड़ा ना मतलब है ग्रेविटी की डायरेक्शन में। हाँ जा यार, तुम्हारे कनेक्शन के चक्कर में भाई कितना दोबारा एनर्जी वेस्ट करवा दोगे तुम, है? डेल्टा की का जगह 0 -0। यहाँ पर फाइनली रोकना ही है। मैक्सिमम हाइट कहाँ कितनी जा रहा है, मतलब वहां पर रुका होगा। यहाँ पर भी रेस्ट से चालू कर रहा था। एच की वैल्यू 550 अपॉन mg, 550 अपॉन m कितना दे रखा है? 5 और ये 10, 11 मीटर। हाँ भाई, इसका कनेक्शन गया था। हाँ भाई अथर्व, क्या हो गया इसमें? देखो यहाँ से देखो, क्वेश्चन पढ़ाओ तो डायग्राम देखे वैसे ही सर घूम गया होगा। एक फोर्स लग रहा है, लगना चालू कर रहा है, उस पर एक्स भी दे रखा है उसने, यहाँ पर एक्स प्लॉटेड है। तो 0 से 11, यहाँ पर भी देखो 0 से 11 में एक फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, एक्स के साथ दे रखा है कि एक्स के साथ फोर्स कैसे वेरी कर रहा है। तो फोर्स यहाँ से यहाँ तक लग रहा है पहले तो। इस फोर्स के चक्कर में क्या होगा, यहाँ तक आया होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी रिटेन कर ली होगी, फिर यहाँ से वेलोसिटी रिटेन कर रही तो ऊपर एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो यहाँ तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, यहाँ से यहाँ करो, फिर यहाँ से यहाँ का लगाओ, या फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ वर्क एनर्जी लगा दो। यहाँ से यहाँ लगाते हो तो दो ही फोर्सेस काम कर रहे हैं वैसे। ग्रेविटी एक ये वाला जो लगा रहे हो आप फोर्स। इस फोर्स का वर्क डन लिखना है तो ये कहाँ से कहाँ तक लग रहा है? ये 0 से 11 तक लग रहा है बस। 0 से 11 तक लग रहा है, उसके आगे कोई ग्राफ प्लॉट नहीं कर रखा है इसने, और उसका आगे करता फिर दिक्कत आती है हमें। ठीक है ना, 11 तक ही लग रहा है बस। तो एरिया अंडर ले लो, एरिया अंडर वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एफ डी एक्स, एरिया अंडर एफ और एक्स के कर्व। और निकाला आपने 550 आ गया, तो वर्क डन बाय एफ तो आ गया। ग्रेविटी का वर्क डन, यहाँ से यहाँ में कोई ग्रेविटी ने काम नहीं किया, यहाँ से यहाँ कितना काम किया? -mgh। यहाँ से यहाँ वाले पार्ट में एफ काम नहीं कर रहा है, तो ओवरऑल एफ ने कितना काम किया? एफ ने काम किया 550 + 0। ग्रेविटी ने कितना काम किया? 0 -mgh। अरे आगे बात समझ में? हाँ Yes, sir. कनेक्शन प्रॉब्लम?
क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सी में और कोई है? सी सेक्शन में 10 के बाद 11, 12, 13, 11, 12, 13 किसी का है भाई? 11, 12, 13 कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम डी सेक्शन में। डी सेक्शन में आ जाओ। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन D10 तक, D12। डी सेक्शन में कोई है? D6, D7, D12, D4 D4, 4, 6, 7, 12 ये मिटा दो। हाँ, 4, 6, 7, 12। चलो इसको मिटाता हूँ मैं। लिख लो जिसको वो करना है, स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट। तुम्हारा 17 को टेस्ट है क्या? 17 को होगा। उसमें मैंने न्यूटन लॉ ऑफ फ्रिक्शन और वर्क एनर्जी दे रखी है, कर लेना सही से। मैंने पीछे का हटा दिया, काइनेमेटिक्स वगैरह हटा दिया, ठीक है ना। संदीप सर की तबीयत खराब हो रही थी तो सिलेबस मैंने ही देना था, तो मैंने 3 चैप्टर ही दे रखे हैं, न्यूटन लॉ ऑफ फ्रिक्शन और वर्क एनर्जी। हाँ भाई, D4 से चालू कर लेते हैं। D4 क्या कह रहा है? When a spring is stressed 2 centimeter, it stores इतना, it is stressed by further by 2 centimeter। यार खेल खिलवा रहा है, तुम खेल खेल रहे हो उसके शब्दों में हैं। पहले कितनी एनर्जी स्टोर हो गई भाई? हाफ के इंटू 2 का स्क्वायर हो गई। छोड़ो 2 को, डायमेंशन छोड़ो, ठीक है। ये 100 दे रखी है आपको, फाइनली कितनी हो जाएगी? करना होगा तो कर लेना, वो बाद में जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, वो फैक्टर अपने आप ही कट जाएगा, क्योंकि वो कितना परसेंटेज पूछा हुआ है ना उसने, इंक्रीज बाय। अच्छा, चेंज पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। ये तो इसको 0.02 लिख लो। ये दे रखा है आपको फाइनली आपका हाफ के फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको 2 सेंटीमीटर और स्ट्रेच कर लूंगा। हाफ के एक्स स्क्वायर में एक्स नेचुरल लेंथ से होता है, तो ओवरऑल उसका हो गया होगा 0.04। तो क्या पूछा हुआ है इसने? यार मैं कोई दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या? मैं D5 कर रहा हूँ। D5 तो डाउट नहीं है ना? D4 D4 है ना? किसका है भाई ये? हाँ सर। D5 तो डाउट नहीं है? D5 बताने लग गया था मैं। नहीं सर। ठीक है, देखो भाई D4 में क्या कर रहा है? 2 springs A and B are stressed by applying forces of equal magnitude at the four ends. The energy, if the energy stored in A is E, then assume equilibrium। देखो भाई क्या होगा, एक ए स्प्रिंग है, मैटर नहीं करता। देखो आप अगर यहां से एफ खींच रहे हो, इक्विलिब्रियम के केस में मान लो ये एक्स खींच गया है, तो मेरे ख्याल से के एक्स इज इक्वल टू एफ बोलोगे। अच्छा, यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा होगा, ये के एक्स लगा है। अब स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग की कहानी क्या होगी, इस एंड पर इसको के एक्स ऐसे लगाएगी, इस एंड पर के एक्स ऐसे ही तो लगाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो सपोर्ट ने फोर्स लगाया होगा, इक्विलिब्रियम है, इस सपोर्ट का जो फोर्स होगा एफ एस बोल सकते हो इसको, ये भी तो के एक्स ही होगा। तो आप चाहे इसको ये सिचुएशन देखो या फिर दोनों साइड से बराबर से खींचो, बात एक ही है। आप इस सिचुएशन में बोलोगे सपोर्ट कितना फोर्स लगा रहा है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में देखो, इक्विलिब्रियम जब हो रहा होगा, इस पॉइंट का इक्विलिब्रियम देखो, मतलब स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पर है, तो के एक्स और एफ बैलेंस हो होंगे। अब यहाँ का पॉइंट देखो, यहाँ के पॉइंट पर भी तो के एक्स अंदर को लगा होगा और सपोर्ट ने इतना ही फोर्स बाहर को लगा रखा होगा, तो ये भी बैलेंस है, पूरी स्प्रिंग बैलेंस है। तो ये भी एफ एस भी के एक्स के बराबर आ जाएगा, और के एक्स ऑलरेडी एफ के बराबर है, तो एफ एस एफ के बराबर आ जाएगा। तो मैटर नहीं करता इसमें ये केस और
ये केस दोनों बराबर है, ये दोनों सिमिलर केस होते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है ना। तो एनर्जी स्टोर की बात जहां तक रही, तो पहले वाले में एनर्जी स्टोर थी आपकी, इधर रखे, क्या दे रखा है इसमें, इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई देन, अच्छा तो ई की वैल्यू हो जाएगी हाफ के ए एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हो जाएगी एफ बाई के, तो यानी एफ स्क्वायर अपॉन 2 के ई डैश, बी वाले में सेम करोगे तो 2 के बी आ जाएगा, बी वाले में सेम करोगे तो 2 के बी आ जाएगा, एफ स्क्वायर अपॉन, जैसे करना है इसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस कर लो, 2 के ए इंटू ई लिख दो अपॉन 2 के बी, तो ई डैश कितना हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी दे रखी है, के ए 2 के बी है तो 2 ई आ जाएगा, के वैल्यू 2 के बी दे रखी है तो ये आ जाएगा आपका। अभी सही है क्या, इसको समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, उसके बाद D6, हो भाई D6 में क्या हो गया, D6 तो आसान है यार, D6 किसका डाउट है, हैं? कमाल करते हो, ये है, मान लो हटाओ, स्प्रिंग हटाओ, ठीक है, क्या बनाए स्प्रिंग, लो स्प्रिंग बना लो यार, इसको यहां से यहां को एक्स करोगे, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से इसमें भी एनर्जी स्टोर हुई होगी, ये वाली स्प्रिंग भी खिंच गई है और ये वाली कंप्रेस भी हो गई है, दोनों के कारण ऐसे फोर्सेस लगेंगे, हमें तो बताना है क्या हुआ होगा यहाँ पे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई होगी, हाफ k1 एक्स स्क्वायर प्लस हाफ k2 एक्स स्क्वायर। देखो स्प्रिंग एक्स से खींचो या एक्स से कंप्रेस करो, एनर्जी स्टोर तो उतनी होने वाली है, और ऐसे भी समझो अगर एक ही स्प्रिंग होती, मान लो ये वाली नहीं है, तो इसके कारण भी स्टोर ही है ना, या इवेंचुअली जब इधर को आएगा तो यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलेगी। अब इसको हटा दो, इसको सोचो, खाली इधर वाले को सोचो, यहाँ से यहाँ खींचा हुआ है तो एनर्जी तो स्टोर है, छोड़ूंगा तो वापस जब आएगा तो काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा, वापस नेचुरल लेंथ से जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा, तो वही चीज अब यहाँ पर दोनों है, तो इस टाइम इस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों स्प्रिंग के कारण रहेगी, हाफ k1 एक्स स्क्वायर प्लस हाफ k2 एक्स स्क्वायर, प्लस इस पॉइंट पर ये आपकी इनिशियल हो गई, ये लोकेशन, काइनेटिक इनिशियल यहाँ से रिलीज कर रखा है 0, और कोई काम नहीं कर रहा, फ्रिक्शन वगैरह कोई काम नहीं कर रहा है, नॉर्मल काम नहीं करेगा, ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, सिर्फ स्प्रिंग काम कर रही है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फाइनली जब यहाँ पर पहुंचेगा, स्पीड मान लेना उसकी, यहाँ पर जब पहुंचेगा तो स्पीड मान लो v, तो कितना हो गया, हाफ k1 प्लस k2 एक्स स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू, फाइनली पोटेंशियल 0 हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अरे आगे बात समझ में? यस सर। D6 के बाद आपका D7, मिटा दूं उसको, यस सर। ठीक है, और ऐप वाले क्वेश्चन कुछ जो भेजता हूँ कुछ करते भी हो कि नहीं करते हो, खाली बस ऐसा ही चल रहा है? एक काम करना है, तुम लोग कुछ करते करते हो नहीं, वो ऐप वाले क्वेश्चन खुद से करना, खुद से सेलेक्ट करके पूरी ऐप करना उसको। A wedge of mass m, capital M is fitted with a spring of stiffness K is kept on a smooth, ठीक है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम रेस्ट, इक्विलिब्रियम पर पूछ रहा है वो बातें, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा देखो, ये है, ये है, ये है, स्मूथ है, हाँ, ये ऊपर से आया होगा, कांटेक्ट नहीं बनाता हूँ, छोड़ देता हूँ कांटेक्ट को, इस पर नॉर्मल ऐसे लगा होगा, थोड़ा दूर बना देता हूँ ताकि क्लियर दिखे, इस पर नॉर्मल ऐसे लगा होगा, ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर ये क्या, इसके परपेंडिकुलर ये वाला,
ये वाला भी थीटा होगा। सेम कहानी इसके लिए भी जाती है, ये वाला भी थीटा होगा। अच्छा, इस पर एक mg भी लगा होगा, इस पर mg भी लगा होगा। अच्छा, बाकी यहाँ पर से ऐसे ऐसे रखा हुआ है इसको, तो इनके कारण साइड से फोर्सेस लगेंगे। साइड से जो भी फोर्सेस लगेंगे, साइड से फोर्सेस जो भी लगेंगे आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, जितना ये लगेगा उतना ही ये लगेगा। ये कहना गलत है। क्यों गलत है? सिर्फ इसका इक्विलिब्रियम देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे n का cos थीटा, सब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, तो n का cos थीटा mg को बैलेंस करेगा। अगर यहां से मैं बोलता हूँ F1 है, यहां से F2 है, तो मेरे ख्याल से F2 प्लस n का साइन थीटा इज इक्वल टू F1। ऑल्दो इस इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है कि भैया इधर इधर से कौन से फोर्स ज्यादा लगेगा, तो F1 ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू F2। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा सिनेरियो। हमें तो n से मतलब था। अब क्या होगा, इसको देखो, इस पर क्या हो रहा होगा, कंप्रेस हुआ होगा। इस पर क्या होगा, ट्राइंगल पर देखो, ट्राइंगल पर n के दो कंपोनेंट आए, एक आया n का साइन थीटा, एक आया n का कॉस थीटा, एक इसका अपना mg आ रहा होगा। हमें क्या मतलब है, बॉटम से n डैश आ रहा होगा, क्या ही मतलब है, अपने से तो कंप्रेशन पूछा हुआ है, तो kx इधर कोई लग रहा होगा, क्योंकि n का साइन थीटा और बैलेंस करना है, तो kx ही बचाएगा इसको, और कोई लगा नहीं सकता है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं। तो यहां से कितना हो जाएगा, kx की वैल्यू हो गई है n का साइन थीटा, और n कितना है, n है mg अपॉन कॉस थीटा, ये साइन थीटा बना। तो x कितना आ गया, x आ गया है आपका mg टेन थीटा अपॉन k। x इतना आ गया है, तो पहली बात तो अपने आप में यही अच्छा, यहाँ तक भी अच्छा ही क्वेश्चन है। उसके बाद बस एनर्जी स्टोर निकालनी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर कर लो, हाफ के एक्स स्क्वायर करोगे तो mg टेन थीटा अपॉन एक्स का स्क्वायर कर लो, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो गया। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर जाएगा, m स्क्वायर जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2k। हाँ भाई, कोई डाउट है कुछ? नाइस। ठीक है, अब अगले साल निकालना है, तो अभी से सोचना पड़ेगा ना यार। और फिजिक्स इस साल बन गई तो बन गई, इस साल बड़ी मेहनत ले लेती है फिजिक्स बनने में। मतलब अगले साल 11th की फिजिक्स बनाने को आओगे तो लोड पड़ेगा उसमें, तो इस साल ही जितना खींच सकते हो खींच लो। 11th में अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, बोर्ड का कोई ज्यादा प्रेशर है नहीं, कोरोना का भी अब कुछ रहा नहीं, बिल्कुल बेखौफ हो गए होगे अब तक तो। हाँ भाई, D7 के बाद कौन सा था, D7 के बाद D12। D12, और तो नहीं था बीच में कोई। D12 में देखो, अब ब्लॉक ऑफ मास इतना इज केप्ट on a vertical spring of spring constant, the spring is now compressed to have a length 10 cm shorter than its natural length. The system is released from this position. How high does the block rise from this position? चलो देखिए, इसको मिटा दो, खींच लो, हाँ स्क्रीनशॉट सर। खींच, Yes, स्क्रीनशॉट sir. खींच लो। ठीक है, चलो। देखो D12 में क्या कह रहा है, D12 अच्छा क्वेश्चन है। D12 का एक जुड़ा हुआ भाई मिलेगा आपको एक्सरसाइज 2 में, ऐसा ही क्वेश्चन आता है एक, आंसर 2 आता है उसका शायद। इरोडो में भी है क्वेश्चन, एससीओ में भी है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है एक। ऐसे ये वर्टिकल स्प्रिंग बना भी रखी है, उसके ऊपर डब्बा रखा हुआ है, डब्बा रखा हुआ है कुछ, उसको फिर कितना और फर्दर कंप्रेस करना चाहिए। एक तो अगर डब्बे के ऊपर स्प्रिंग है, फिर एक और डब्बा है, तो ऐसे करके भी है प्रॉब्लम।
चलो देखते हैं, फिलहाल तो इसको करते हैं। A block of mass 250 gram is does not sticks to a spring on a vertical spring or fixed below. चलो देखो, पहले तो ये है, यहां कहीं नेचुरल लेंथ रही होगी, यहां कहीं उसने कहीं इक्विलिब्रियम की भी रही होगी। ये क्या रही होगी लोकेशन? यहां से अगर मैं x नॉट बोलता हूं तो यहां पर क्या रहा होगा, इस पर के एक्स नॉट ऐसे लग रहा होगा और mg नीचे को लग रहा होगा। तो यहां से तो x नॉट आ जाएगा आपका mg अपॉन के। mg कितना दे रखा है आपको? 0.25, 0.25 यानी 1/4। g की वैल्यू 10 ले लो, k की वैल्यू 100, तो कितना है 1/40। सेंटीमीटर में करोगे तो 100/40, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो ऑलरेडी इतना कंप्रेस रहा होगा शुरू में इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब रहेगा तो नेचुरल लेंथ पर थोड़ा ना रहेगा। स्प्रिंग के ऊपर डब्बा रखा है, थोड़ी तो कंप्रेशन रहा होगा। कितना कंप्रेशन रह रखा है? पहली चीज ये। अच्छा, नेचुरल लेंथ पर था, डब्बे को रख दिया, तब पूछता है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना जाएगा, तो यहां से यहां पर आएगा, फिर इतना ही नीचे जाता है। वो वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, अगर याद होगा तो। ठीक है ना? तो ये सिनेरियो हो जाएगा, उसमें वर्क एनर्जी से कर लोगे। अब इसमें क्या कर रहा है, इज नाउ कंप्रेस टू हैव अ लेंथ 10 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट्स नेचुरल लेंथ। यहां से 10 सेंटीमीटर उसको नेचुरल लेंथ, ये थी नेचुरल लेंथ, यहाँ का नेचुरल लेंथ है इसकी, यहां से 10 सेंटीमीटर शॉर्ट कर रखा है उसको। ठीक है ना? x कितना है? 0.1 मीटर, 0.1 मीटर छोटा कर दिया, यहां पर लेके आए इसको, फिर यहां से रिलीज कर दिया है। अब होगा क्या देखो, जब यहां से इसको रिलीज करोगे तो ये यहां तक तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्प्रिंग जाएगा। ठीक है, ऐसा जाएगा। इसके बाद कांटेक्ट छोड़ देगा, इसके बाद कांटेक्ट छोड़ देगा, इसके बाद क्या होगा, और ऊपर जाएगा यहां तक। तो यहां से पूछ रहा है कितनी हाइट पर जाएगा, यहां से पूछ रहा है कितनी हाइट पर जाएगा वो। तो एक काम कर लो, इस हाइट को h बोल दो, यहां से जानना चाह रहा हूं यहां से कितनी हाइट पर जाएगा, h बोल दो इसको। ठीक है, अब कैसे करोगे इसको? देखो कौन कौन काम कर रहा है इसमें, सिचुएशन को देखो, यहाँ पर कंप्रेस किया हुआ है, यहाँ से छोड़ रहा हूँ इसको, तो यहाँ से यहाँ पर तो स्प्रिंग भी धक्का मार रही है ऊपर को, स्प्रिंग पॉजिटिव काम कर रही है, ग्रेविटी नेगेटिव काम कर रही है, यहाँ से यहाँ ग्रेविटी काम कर रही है। तो आप यहाँ तो यहाँ और यहाँ पर डायरेक्ट लगा लो, या फिर यहाँ से यहाँ तोड़ो, यहाँ पर स्पीड निकालो, फिर यहाँ से यहाँ एक बार स्पीड पता चल गई, स्प्रिंग का कोई रोल नहीं है, वो स्पीड फिर वर्क फिर से लगा दो, मतलब mgh = ½ mv² वाली कहानी। यहाँ से फिर से वर्क एनर्जी लगा दो चाहे तो या तो 2 में ब्रेक करो या डायरेक्ट लगा दो आप यहाँ से यहाँ का। अगर डायरेक्ट लगाते हो, यहाँ पर स्पीड 0 थी, हाईएस्ट पॉइंट पर जाने पर 0 हो जाएगी। स्प्रिंग ने कितना काम किया होगा, स्प्रिंग इतनी कंप्रेस थी नेचुरल लेंथ से, वापस कब कांटेक्ट छोड़ेगा? अब ये मत कहना कि यहाँ पर कांटेक्ट छोड़ेगा, कांटेक्ट यहीं पर छोड़ेगा भैया। स्प्रिंग में यहाँ इससे कहीं भी नीचे वाली पोजीशन पर स्प्रिंग कंप्रेशन में होगी, तो जब जैसे नेचुरल लेंथ पाएगी उसके ऊपर खींच के थोड़ा ना जा पाएगा वो, स्प्रिंग तो मासलेस है और डब्बा अटैच नहीं है उसके साथ, तो फिर थोड़ा ना धक्का मारेगी ऊपर को और ना नीचे को मारेगी, कांटेक्ट छूट जाएगा, कांटेक्ट यहाँ के बाद छूट जाएगा, तो स्प्रिंग सिर्फ यहाँ से यहाँ तक काम करेगी। तो अगर हम बोले इसकी, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो इसकी हाफ, अब एनर्जी देखो, एनर्जी कैसे कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, इसकी जो हाफ के 0.1 का स्क्वायर था, यही उसकी mgh में चले गया है, सिंपल भाषा में तो ये बोला जाए। और प्रॉपर वर्क करने लगा तो यहाँ से यहाँ इसने काम कर रखा है हाफ के 0.1 का स्क्वायर, या तो ऐसे ये समझ में आता तो बहुत ही बढ़िया है। जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पर ग्रेविटेशन की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई होगी, काइनेटिक एनर्जी में तो कोई बदलाव आया नहीं है, तो यही एनर्जी जो स्प्रिंग की स्टोर थी या पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई, काइनेटिक एनर्जी का कोई टर्म ही नहीं आएगा। ये होता है वर्क एनर्जी को समझना, फील करना। ठीक है, बाकी प्रॉपर वर्क एनर्जी लगाना चाहते हो, ये हुआ यहाँ से यहाँ जाने में -mgh,
mgh इज इक्वल टू डेल्टा के 0 माइनस 0। कहीं से भी सॉल्व कर लो, हो जाएगा सॉल्व। एच की वैल्यू कितनी आ गई है, हाफ, के की वैल्यू 100 दे रखी है, इंटू 0.01 अपॉन मास, मास कितना दे रखा है 1/4, इंटू जी की वैल्यू 10 है, ये हो गया आपका 1/5 मीटर। 100 से करोगे 5 2 सा, यही आ रहा है क्या? यस सर। अरे आ गई बात समझ में, कैसे कर रखा है इसको। देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, उसको थोड़ा सा फील करो, क्योंकि इसके साथ साथ अगल बगल इसके रिश्तेदार वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो जो अच्छे लेवल के आ जाते हैं। स्प्रिंग के साथ क्वेश्चन इतना हल्का नहीं बनता, खासतौर पर स्प्रिंग के साथ ग्रेविटी चलाओ ना वर्टिकल में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको मिल जाएगा, देख लेना, एक्सरसाइज 2 में उतरोगे तो मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे अच्छे वाले। हाँ भाई पावर पा जाओ, पावर 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 में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ई सेक्शन में। E6 E6 किसी को दोबारा तो नहीं समझाना है, समझ में आया? समझ में आने के साथ साथ फील आया हुआ हो क्या रहा है, क्योंकि देखो पूरी मैकेनिक्स फील पर चलती है। अगर एक बार पकड़ में दिखने लग गई चीजें कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अपने आप इंटरेस्ट बनता है, अपने आप के आगे खींचते ले जाओगे, फिर टीचर का रोल नहीं रहता ज्यादा, फिर तो अपने आप ही खींचते ले जाओगे और डाउट पूछते जाना बस, ये है। हाँ E6 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 कह रहे हो ना, पावर वर्सेस टाइम दे रखा है, वर्क डन बाय द फोर्स अप टू टाइम t लेस देन t0। फिर से प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, हटा दो उसको, खींच लो भाई स्क्रीनशॉट, खींच लो, खींचना है तो 1 2 3 4 चलो। E6 में देखो क्या हो जाएगा। E6 में क्या करा, पावर वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ गिवन फोर्स is given below, work done by the force up to time t less than t0। ये दे रखा आपको, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वर्क डन के बारे में कैसे बताएंगे, वर्क डन क्या होता है, पावर क्या होती है, जिस रेट से वर्क हो रहा है यही होती है पावर। अच्छा तो dw क्या हो जाएगा, pdt। और ये p वर्सेस t का ग्राफ दे रखा है। क्या पूरे रास्ते में एरिया इंक्रीज ही तो होते जा रहा है, आप आगे भी बढ़ोगे, आप आगे बढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, वर्क डन तो इंक्रीज ही होने वाला है ना। अगर ये ग्राफ होता नीचे जाता, ऐसे जाता, तब दिक्कत में फंस जाते। यहां से यहां वर्क डन बढ़ते जा रहा है, यहां से यहां तक वर्क डन बढ़ते जा रहा है, फिर कम होते जा रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो ओवरऑल कम होते जा रहा है आपका। लेकिन यहां से यहां देखोगे तो वर्क डन लगातार बढ़ते जा रहा है, एरिया अंडर कर्व देखोगे लगातार बढ़ते जा रहा है, पूरा पॉजिटिव में है, तो वर्क डन बढ़ते बढ़ते जाएगा। बस फर्क क्या हो गया, शुरू में वर्क डन के बढ़ने का रेट, वर्क डन के बढ़ने का रेट, वर्क डन के बढ़ने का रेट मतलब पावर ही तो हो गई, पावर कम हो रही है फिर बढ़ रही है, लेकिन पावर हमेशा ही पॉजिटिव है, तो वर्क डन तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा आपका। ये समझ में आई बात? यस सर। ठीक है ना, तो वो लगता है, लेकिन वो सिंपल आप लॉजिकल उससे चलोगे तो ऐसे सिंपल छोटे मोटे लॉजिक पर 2 क्वेश्चन रहता है भाई मेंस में 25 में से। अब ये कॉन्सेप्ट आप करंट में लगाओ, मैग्नेटिज्म में लगाओ, इधर आता है। और बताओ भाई, ई सेक्शन में और कुछ है क्या? E7 E7 इंजन एन इंजन पंप्स अप टू
इतना kg of coal from a mine 100 meter deep in 50 second. अच्छा, ठीक है. The pump is running with diesel and efficiency of diesel engine. The power consumption will be. Efficiency समझ में आती है? पावर रिक्वायर्ड, ऐसे समझो इसको. पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट, इसको मैं पी नॉट बोल देता हूं. पी नॉट आपका कितना हो जाएगा? वर्क टन. वर्क डन कितना हो गया? 1000 mgh अपॉन समय 2 into 10 की पावर 4 बन चुका है. इतनी वॉट, इतनी पावर तो हमें चाहिए लिफ्ट करने के लिए. अब इंजन की कितनी पावर चाहिए? लेट्स से पावर डिलीवर्ड बाय इंजन, पावर कंज्यूम्ड बाय इंजन. इंजन कितनी पावर खा रहा है, ठीक है ना? बिजली की कितनी पावर खा रहा है और उसका कितना मैकेनिकल वर्क हो रहा है, वही होगा ना. इंजन इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कितनी पावर, ये मान लो ये पी है. इसका एफिशिएंसी 25% है, तो इतनी तो बिजली का मैं इतनी पावर ले रहा हूँ, बस इसका 25% ही मैं यूज कर पा रहा हूँ. तो इसका जो 25% होना चाहिए वही तो पी नॉट होना चाहिए. ये होता है इसको लगाने का तरीका. जो इंजन कर रहा है, इंजन आपका जो डीजल इंजन है, तो डीजल से वो इतनी पावर कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है ना. इतनी जल्दी वो पावर खा रहा है, लेकिन काम वो इतने का कर रहा है. तो जो पावर खा रहा है, काम मतलब बाहर पावर डिलीवर ये हो रही है, उसको इतना काम हम करना है वहां, ये कंज्यूम कर रहा है. इसी का इसका सिर्फ 25% ही दे पा रहा है आउटपुट में. तो इसका जो कंजम्पशन हो रहा है उसका 25% ही बाहर मिल पा रहा है आपको. तो 25% ऑफ ये जो पावर कंजम्पशन है, यही आपका इसी से तो लिफ्ट होगा. जैसे आप ऐसे समझ लो, इसको वर्क में देख लो. अगर आप एनर्जी दी गई है और आपकी एफिशिएंसी है 80%, इसकी कितनी है? इसकी 25 ही है ना. हाँ, तो आपकी एफिशिएंसी 80% है, तो आपको 100 जूल दूंगा तो उससे कितना काम करोगे आप? 80 जूल का काम कर लोगे. ये होता है आपका. तो अगर उसकी जो पावर कंजम्पशन अगर पी है, तो उसका सिर्फ 25% ही काम का है, और वो 25% से हमें कितना काम करवाना है? हमें इतना काम करवाना है. ऐसे समझ लो. समझ में आई बात? अरे क्लियर है? यस सर. वो 0.25 कहाँ लगाना होता है, उसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते होंगे कि भाई डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं. ये जहां से पावर निकाल ली, इसको 0.25 से क्या करूं मैं, ठीक है ना. तो ये होता है लॉजिक. समझो उसको, उसको समझना होता है. रियल लाइफ से समझो ना उसको, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, तो वो है. तो बाकी तो ये क्या हो जाएगा? पी नॉट बाय ये, तो 4 गुना हो जाएगा इसका. 4 दूनी 8, 8 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा, यानी 80 किलोवाट. हाँ भाई, एफ सेक्शन में कोई है? एफ सेक्शन में F4. F4, द पोटेंशियल एनर्जी इतना दे रखा था, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास. देखो क्या दे रखा है F4 में. द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ फोर्स फील्ड, ये यू दे रखा है आपको, साइन एक्स प्लस वाई. यू दे रखा है साइन एक्स प्लस वाई. आपसे पूछ रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, 0,π/4 पे. आपको बताया था कि नहीं बताया था? एक्स और वाई का फंक्शन है. एफ एक्स कितना होता है? एफ एक्स होता है माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट में करना है. अब ये उसका डिफरेंशिएशन उसी का फंस रहा होगा, ये तो फिर भी आसान है. साइन जब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स प्लस ए ऐसे मान लो इसको, वो कॉन्स्टेंट ही है ना दूसरा वाला. माइनस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस एक्स प्लस वाई. अब अंदर एक्स तो था नहीं,
अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, y को कांस्टेंट रखते हुए। तो ये कितना बन गया आपका, माइनस का cos x प्लस वाई, ठीक है। एफ वाई करोगे तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई करोगे, तो y के रिस्पेक्ट में भी करोगे तो पहले कितना हो जाएगा, माइनस साइन का कितना हो जाएगा cos x प्लस वाई, और अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करोगे तो 0 प्लस 1, उतना ही आ जाना है cos x प्लस वाई। तो एफ वेक्टर कितना होता है, अच्छा एफ वेक्टर कितना हो जाता है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। इनफैक्ट आपको कहाँ पर निकालना है, 0,5/4, एक्स को 0 पुट करो, माइनस कॉस ऑफ 0 प्लस π/4, बाकी आप समझदार हो, आगे जाके कितना बन जाएगा, cos π/4 हो जाता है 1/√2, तो -1/√2। सेम कहानी इसकी आ जाएगी, -1/√2। वेक्टर फॉर्म में बोलूंगा तो -1/√2 आई कैप, -1/√2 जे कैप। मैग्नीट्यूड में बोलूंगा तो अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा। अब डिपेंड करता है क्या दे रखा है। अच्छा फोर्स कहाँ को लग रहा है, फोर्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट की ओर को है और 45 डिग्री पे आएगा। हाँ भाई एफ में ये समझ में आ गया। अरे कलाकार इंसान समझ में आ गया। यस सर। हाँ भाई इसके आगे बताओ, किसी की कोई और समस्या है, जिंदगी से कोई परेशान है। F7 अच्छा तुम ही हो वो, हैं? Which of the following graphs is correct for kinetic energy and potential energy for a particle thrown vertically upward from the ground? अरे यार तुम भी कलाकार इंसान हो। Potential energy, हाँ हाँ एक सेकंड, हाँ हाँ भाई कौन है भाई ये कलाकार, है किसका डाउट है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एमजीएच होती है। पत्थर को फेंक दो जमीन से ऊपर को। हाँ। एक बात बताओ, कोई स्पीड से फेंकोगे, हम्म ठीक है, कोई स्पीड से फेंकोगे, यहां से यू से फेंक दिया, ठीक है, कोई जनरल हाइट पर, अच्छा मैक्सिमम हाइट तो कुछ रीच करेगा ही, ये हाइट कितनी आ जाएगी, u² / 2g, आप जानते हो मैक्सिमम हाइट। रास्ते में कहीं भी v वेलोसिटी की हम बात करें, कहीं भी h हाइट पे बात करें, हमसे क्या पूछ रहा हो, पोटेंशियल एनर्जी विद हाइट ना, या पोटेंशियल एनर्जी क्या बकवास कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी तो mgs हो जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो h के साथ y = ये कुछ mx वाली लाइन है कि नहीं है। देखो पोटेंशियल एनर्जी तो अगर हम x के साथ बात करेंगे लगातार बढ़ते जाएगी ना, लीनियर, u वर्सेस h की तो लाइन सीधी होने वाली है। अरे इतना समझ में आ गया। yes sir अब u वर्सेस टाइम पूछता तो बातें अलग हो जाती, h को मैं लिखता फिर ut प्लस हाफ माइनस GT², और इस h को यहां सब्स्टिट्यूट करता तो u वर्सेस t ग्राफ जो आता और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला आता, u वर्सेस t ग्राफ जो आता और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला आता इस नेगेटिव के चक्कर में, याद है। पैराबोलिक h को यहां पुट कर लूंगा, मतलब यहां से h को यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो u वर्सेस t का रिलेशन बनेगा क्वाड्रेटिक, और t² के आगे का कोफिशिएंट होगा नेगेटिव, तो डाउनवर्ड ओपनिंग आएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो सिंपल पूछा हुआ है,
स्पीड काइनेटिक एनर्जी पूछी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ थर्ड इक्वेशन से, यू स्क्वायर माइनस 2gh, किसी भी इंस्टेंट पर यू स्क्वायर माइनस 2gh, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई आपकी, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस एम जी एच। तो ये y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस एम एक्स टाइप का फिर से बन गया है। तो अगर मैं इसकी लाइन प्लॉट करता हूं तो ये ऐसे आ जाएगा, ये कांस्टेंट प्लस का है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इसका स्लोप नेगेटिव में आ रहा है, तो अगर हम बात करें तो ऐसा रहेगा। ठीक है, और मैं एक और चीज बोल सकता हूँ, अगर ये टोटल हाइट की बात हो रही है यू एच में, अगर हम, ये तो पोटेंशियल एनर्जी गई, ये काइनेटिक एनर्जी गई, तो अगर ये मैक्सिमम हाइट एच की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट एच पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ बात वही आ जाएगी ना, ये mgh बनेगा, ये भी mgh होगा, बराबर बराबर चलेगा, यानी किसी भी टाइम पर इसका इसका पोटेंशियल एनर्जी और ये वाली पूरी यहाँ से यहाँ तक की पूरी काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम मिला के फिक्स रहेगा। छोटी मोटी बातें हैं लेकिन कर लेगा वो। इसका कोऑर्डिनेट पोटेंशियल एनर्जी वाली लाइन का y कोऑर्डिनेट और काइनेटिक एनर्जी वाली लाइन का y कोऑर्डिनेट उसी इंस्टेंट पर उसी लोकेशन पर दोनों का सम मिला के फिक्स रहेगा। तो थोड़ा सा इसको x बना सकता है, इतने को y बना सकता है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, a प्लस बी बना देगा, इतने को a बोल देगा, इतने को b बोल देगा, तो किसी भी इंस्टेंट पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, प्रोवाइडेड एयर रेजिस्टेंस नहीं हो। अरे आ गई बात समझ में? हाँ सर। हाँ भाई, और कौन दिक्कत कर रहा है तुम्हें बता दो ऐप में, F8 F9 हो गया क्या? और कौन है भाई जिंदगी से परेशान? कौन सा क्वेश्चन है किसका? बताओ 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 बताओ, और कौन है, किसका डाउट है? मैच द कॉलम में कुछ करना है? इतना ही कर रखा है, कुछ और क्या है? अब एक काम करना, देखो जो एक्सरसाइज 2 कर रहा है बहुत बढ़िया, तो एक्सरसाइज 2 नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज 3 का बताता हूँ क्या कर लेना। एक्सरसाइज 3 से मेंस वाला पार्ट जरूर कर लेना, ठीक है, मेंस वाला पार्ट कर लेना। एडवांस वाले पार्ट में 7th वाला क्वेश्चन किसने पूछा? ईशान ने पूछा था, अभी मत करो, रुक जाओ, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब होगा ना उस टाइम करना, उस टाइम थोड़ा आसान पड़ जाएगा, नहीं तो ऐसे बहुत लंबा क्वेश्चन है। सिक्स्थ वाला आप कर सकते हो, सिक्स्थ वाले पे थोड़ा दिमाग लगाना, हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, उसका एग्जाम्पल जो था, सही से चलाते जाओ, रास्ते में चलते जाओ, हर लाइन के लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, हर लाइन पर फोर्स को कुछ वैल्यू आएगी, फिर एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ आई डी वाई का इंटीग्रेशन हर 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 लाइन पर करते जाओ, ऐसा हमने किया था, थोड़ा सा उसको फोकस करके करोगे बन जाएगा। फिर और कौन सा पूछा तुमने? तुम्हारे क्वेश्चनों में और क्या डाउट था? 13th वाला। 13th वाला और एक और थर्ड वाला। कहाँ पहुंच गया मैं? थर्ड वाला पता नहीं कौन सा थर्ड वाला है वो, अच्छा उसका, अच्छा ठीक है। मेंस का देखो, मेंस का पार्टिकल ऑफ मास m, आइए इसको एक काम करो, पहले सभी लोग ट्राई कर लेना, ठीक है ना, कोशिश करना नेक्स्ट लेक्चर तक ये कर लो। कितने हैं? 12 क्वेश्चन है मेंस के, मेंस के 12 क्वेश्चन है, उनको ट्राई कर लेना, एडवांस का करना चाहोगे कर लेना, 7th वाले को छोड़ देना, अभी 7th वाले को नहीं कर पाओगे, सेकंड वाला भी दिक्कत देगा, सेकंड वाला दिक्कत देगा, 7th वाले को अभी नहीं करना, बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ जाएगा अभी के हिसाब से, और बाकी मेंस के कर लेना।
वर्क पावर तो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा एज कम्पेयर टू न्यूटन लॉ और फ्रिक्शन के, हैं? Yes, sir. हाँ सर कंपेरेटिवली ज्यादा इंटरेस्टिंग है भैया, वर्क एनर्जी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, ये इसी का फंडा है बस। इसके बाद तो चीजें अभी सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, अब देखो सब में मिलावट आने लग जाएगी, क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा, सर्कुलर मोशन पढ़ोगे थोड़ी और अच्छी वर्क एनर्जी का क्वेश्चन बन जाएगा। फिर उसके बाद आओगे इसमें सेंटर ऑफ मास में, फिर से वर्क एनर्जी के क्वेश्चन वहां भी आते हैं। रोटेशन फिर से वर्क एनर्जी, एसएचएम वर्क एनर्जी, जो चैप्टर में जाओगे वर्क एनर्जी तो मिलनी मिलनी है आगे तक। तो वर्क एनर्जी को तो, वर्क एनर्जी न्यूटन लॉ, कमांड अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद तो आपका वही है, बस एक बार इंटरेस्ट क्रिएट होने की बात है, उसके बाद खींचते जाओगे ऊपर को। तो बात रही, हम क्या कर रहे थे, सर्कुलर मोशन ना। हाँ भाई, सॉल्व एग्जाम्पल 4 तक हो गया था, और फिर हमने एक वो किया था, वो समझ में आया था क्या, कितने समय में मिनट हैंड और आर सेकेंड हैंड मिलेगा? मिनट हैंड और सेकेंड हैंड का मिलना कितनी देर में होगा? समझ गए तो क्वेश्चन को, या गया ऊपर से बाउंसर गया? एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 7 करो, सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 7। मैंने शायद आपको ये भेज ही दिया है, पीडीएफ भेज दिया है, बाकी आप बुकलेट से करो। क्वेश्चन नंबर 7 करो, सॉल्व एग्जांपल 7। सॉल्व एग्जांपल 7 करो। अब ये मत बोलना बीच बीच में एक टॉपिक है वो पढ़ाया नहीं आपने, रिलेटिव एंगल, अब पढ़ाता हूँ। 7th आप ऐसे ही कर लोगे, 7th वाली प्रॉब्लम को करो पहले। हो गया क्या 7th वाला? देखो 7th वाला पढ़ तो लिया ही होगा आपने, मैं बता देता हूँ आपको 7th वाला कैसे करना है।
देखो सेवंथ वाले में क्या करा है, टू पार्टिकल्स एन बी मूव ऑन अ सर्कल इनिशियली आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर एंड एंगुलर वेलोसिटी इतना दे रखा है आपको। ये सिनेरियो है, ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट है, यहाँ यहाँ है, एक ये ए है, यहाँ ए है, ये बी है। दोनों का दे रखा है मतलब, ठीक है, इसका ओमेगा भी दे रखा है, ओमेगा ए का कितना दे रखा है, पाई, ऐसा यूनिट अल्फा ए दे रखा है पाई/2। फिर से ऐसा यूनिट में, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ये वाला ऐसे आ रहा है, ओमेगा बी दे रखा है 2 पाई, अल्फा बी दे रखा है 0। देखो इसको करने के दो तरीके। अच्छा, अल्फा और ओमेगा समझ में आता है ना, डायरेक्शन कैसे होती है। अब ये मत बोल देना कि अल्फा ए, देखो ओमेगा ए और ओमेगा बी की डायरेक्शन सेम है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं। ये मत बोलना कि इसके ऊपर को है इसके नीचे को है, मूर्खता वाली बात मत करना, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। एंगुलर वेलोसिटी में पूरे को हम रोटेशन में लेके आ रहे हैं, सर्कुलर मोशन में लेके आ रहे हैं। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो एक को रोक दो, या तो रिलेटिव मोशन आप जानते हो, किसी एक को रोक दो, इसको रोक दोगे तो इसका पूरा चिट्ठा खोल सकते हो, या फिर ये वाला घूम घूम के मान लो यहाँ पहुंचता है, और ये वाला यहाँ मीट कर रहा है, मान लो यहाँ कहीं मीट कर जाते हैं, ये एक्सीलरेट भी तो हो रहा है, तो मान लो ये यहाँ कहीं मीट करते हैं, लेट्स से यहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पर मीट करते हैं, थीटा ए इतना घुमा हुआ है, ये घूम गया है थीटा बी, ठीक है। या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये वाला सिर्फ इतना घुमा हो, ये थीटा बी घुमा हो, थीटा ए ये घूम गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, हमें थोड़ा ना बताए कहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो थीटा बी माइनस थीटा ए की वैल्यू पाई आ जानी चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और इसके हिसाब से देखेंगे तो थीटा ए माइनस थीटा बी की वैल्यू पाई आ जानी चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। ऐसी सिचुएशन तो आगे जाके क्रिएट होने वाली है, शुरू में हो सकता है ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, बाद में ऐसी वाली क्रिएट होगी क्यों क्रिएट होगी, भले ही वो डायरेक्ट ना आए, एक आधे ग्राउंड के बाद मिले, क्योंकि इस पर अल्फा है तो इसका ओमेगा तो बढ़ते जाना है, कभी ना कभी तो ऐसा होगा ये ज्यादा घुमा होगा, ये वाला ज्यादा घूमेगा और ये वाला कम घूमने लग जाएगा, ठीक है ना। इसका रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन टी टाइम में इसके ज्यादा आएंगे, इसके कम आने लग जाएंगे, लेकिन शुरू में इसके ज्यादा आ रहे होंगे, इसके कम आ रहे होंगे। तो पहली बार ये सिनेरियो कर सकते हो आप, अगली बार हो सकता है एक राउंड एक्स्ट्रा पड़ जाए, तो फिलहाल के लिए तो इतना इतना कर सकते हो। अच्छा, थीटा ए को मैं लिख सकता हूँ, थीटा ए, देखो सारी चीजें एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो थीटा ए को मैं लिख सकता हूँ पाई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है। थीटा बी को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू टी, अल्फा टी स्क्वायर जैसी तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, तो या तो ये लगा दो या ये लगा लो, दोनों से देख लो सॉल्व करके समय क्या आ रहा है, ठीक है ना। एक के केस में नेगेटिव आ सकता है समय, तो जो मिनिमम टाइम है उसमें क्वेश्चन में मिनिमम टाइम पूछा होगा कब वो मीट करेंगे, है ना। तो दोनों को सॉल्व कर लेना, मीटिंग पॉइंट आ जाएगा। क्या पूछा हुआ उसने, फाइंड द टाइम आफ्टर विच विल कोलाइड, अच्छा कोलिजन का ही है, फिर तो एक ही बार पहली बार में पूछ रहा है कहाँ पर कोलाइड करेंगे, तो या तो ये कर लो, पाई आपका हो जाएगा 2 पाई टी माइनस पाई टी प्लस पाई/4 टी स्क्वायर, कितना हो गया, पाई टी माइनस पाई/4 टी स्क्वायर, वैल्यू पाई कितना गया, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो t माइनस 2 का स्क्वायर है, t की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई यहां से। एक बार इसको भी सॉल्व कर लेना,
इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का बनेगा तो टी स्क्वायर, इसके हिसाब से इक्वेशन मिलेगी टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 4 बन जाएगी इज इक्वल टू 0। और इसके लिए बी स्क्वायर माइनस, हाँ इसके लिए जो समय आएगा माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ जाएगा। तो 4 प्लस माइनस 4√2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस माइनस 2√2 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम बात करें, एक समय तो नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव वाला 2 सेकंड से ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव वाला 2 सेकंड से ज्यादा आ रहा है, और जो नेगेटिव वाला आ रहा है, नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं। तो इसका आंसर आपको 2 सेकंड दे देना चाहिए। इसमें क्या दे रहा है इसका आंसर 2 सेकंड, ठीक है। तो आप इसको भी कंसिडरेशन में लेके चलते, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें यही हो रहा होगा, क्योंकि इसका ओमेगा ज्यादा है शुरू में, तो इसका ओमेगा उतना बढ़ने से पहले पहले ये इसको रीच कर गया होगा, कोलाइड कर गया होगा, यहाँ कहीं कोलिजन हो गया होगा, यहाँ हुआ होगा, थोड़ा यहाँ हुआ होगा, मतलब ये ज्यादा ट्रेवल कर रखा होगा, ठीक है। नहीं तो क्या हो सकता है सिनेरियो, इसकी स्पीड बढ़ते गई, ये जैसे ही पास आने ही वाला था, इसकी स्पीड बढ़ के 2 पाई तक पहुंच गया है। उसके बाद तो ये इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, तो पीछे से आगे फिर कोलाइड कराएगा, ठीक है। तो उस केस में ये सिनेरियो हो जाता, ठीक है। फिलहाल तो सिंपल है ये हो गया। कुछ पल्ले पड़ी बातें हैं, क्या हो रहा है इसमें, गया बाउंसर गया, अरे समझ में आई कुछ बातें हैं? हाँ सर। नहीं आई समझ में? अरे आई कि नहीं आई? तो दूसरा आई। तरीका बदल, हाँ तो रिलेटिव से भी देख लो, ठीक है। ये लिख लो इसको पहले, रिलेटिव से भी देख लो आप। इसको रोक देना, इसको रोक दो या उसको रोक दो, किसी एक को रोक दो। इसके हिसाब से ये सिचुएशन आ रही है, इसके हिसाब से दो समय आएंगे, 2 प्लस 2√2, 2 माइनस 2√2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल है लेकिन ये 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। तो पहली बार ये अगर हम खाली सिंपल ये बोले पॉइंट्स हैं, पॉइंट मूविंग पॉइंट्स हैं, तो पहली बार 2 सेकंड पे मिलेंगे, उसके बाद इतने सेकंड पे मिलेंगे, 2 प्लस 2, ऐसे करके हो जाएगा आपका। या मैंने तुम्हें आईडी पासवर्ड दिया था क्या? आज के लिए बस करते हैं। एक सेकंड, चलो तुम्हारी अटेंडेंस लगने वाली है शायद, ठीक है। उसके बाद बस करना, जो भी करना होगा। क्या हो गया, आज के लिए बस करना है? आधे घंटे पहले खत्म करवा रहे हो? हाँ सर। तो एक काम करना ना, एक काम कर लो, पहले अटेंडेंस होने दो पहले, अटेंडेंस भी ले रहे होंगे। मिसलेनियस का पहला वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है, मिसलेनियस का पहला एग्जांपल। और एक्सरसाइज के जो पहले वाले होंगे, काइनेमेटिक्स वाले, एक्सरसाइज के जो काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो वाले कर लेना। अभी बता दूंगा मैं आपको, ग्रुप में बता दूंगा कि एक्सरसाइज की कौन सी प्रॉब्लम करनी है। मेनली काइनेमेटिक्स वाली प्रॉब्लम होंगी, तो उनको कर लेना, तो वहां से काम बन जाएगा आपका। आज ये वाले इस टाइप का कर लोगे ना, इसी टाइप के है मोस्टली। ए सेक्शन में शायद यही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ए सेक्शन क्या है भाई, हेडिंग क्या है ए सेक्शन की?
सर्कुलर मोशन में हेडिंग क्या है ये सेक्शन की? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ही होनी चाहिए। देखो ठीक है, उसके ट्राई करना, कुछ क्वेश्चन उसके ट्राई कर लेना जितने बन पाते हैं। हाँ सर वही है। वही है ना, लेकिन उसमें बस एक चीज का ये है कि उसमें वो ना हो, अ, ठीक है, उसमें बस वो ना हो, क्या बोलते हैं, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पे क्वेश्चन ना हो। अगले लेक्चर का कल है क्या? कल है परसों है? परसों है सर। ठीक है, परसों इसको रिलेटिव एंगुलर स्पीड को कंप्लीट करेंगे। परसों जरा तैयार हो गया ना भैया, मामला 2 घंटा पूरा चलाऊंगा मैं, ठीक है, और शुरू से तेज चलेंगे हम। तो रेडी रहना। ओके सर। 4:15 पे क्लास चालू कर लेंगे। 4:15 से 6:15 चलेगी पूरी। चाय वाय रखवा ओके देना सर। बगल में, घर वालों से कह देना कॉफी वॉफी बना के दे दो। चलो जाओ जाओ, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जाओ जाओ। बाय सर। बाय बाय।